सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। वैसे तो आज के दिन की बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी स्टोरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब है। वर्चुअल खिताब किया उन्होंने, लेकिन इस खिताब के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे। सबसे अहम पॉइंट इसका कश्मीर यानी मकबूजा वादी कश्मीर और उसमें भारतीय जुल्म व जबर और बर्बरियत, और 5 अगस्त 2019 का वो फैसला जिसके ऊपर पूरी दुनिया भारत को इस वक्त कोसने दे रही है, और पाकिस्तान भी बार बार पूरी दुनिया की तवज्जो इसके ऊपर दिला रहा है कि भारत ने जो किया उस फैसले को वापस लेना चाहिए। इसके साथ साथ सैयद अली गिलानी साहब की वफात और उनके बाद उनके जस्द खाकी के साथ जो कुछ किया गया उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने बड़े खुलकर बात की है। इस्लामोफोबिया ये वो पॉइंट है जो 2019 में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में बनफ़्ते नफीस खड़े होकर खुलकर बोला था कि इस्लामोफोबिया कितना बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन इस बार एक और पॉइंट एक एग्जाम्पल की सूरत में दिया गया, और वो ये कि भारत ट्रू एग्जाम्पल है इस्लामोफोबिया पर हुक्मरानी करने की। यानी भारतीय और भारत सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वहां पर इस्लामोफोबिया का रूल ज्यादा है, इस वजह से ज्यादा जुल्म मुसलमानों के ऊपर वहां पर हो रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का, वो मनी लॉन्ड्रिंग था। यानी छोटे ममालिक से बदउनवानी के पैसों को बड़े ममालिक के अंदर सेफ हेवन्स में रखना और उसके ऊपर किसी किस्म के कवानीन का ना होना, और फिर छोटे ममालिक का इसके ऊपर तपशा काटना या बुरे दिन काटना और कवानीन ना होने की वजह से कोई भी सुनवाई ना होना, ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने तवज्जो दिलाई है। और अफगानिस्तान इस वक्त इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और पूरी दुनिया के लिए तवज्जो तलब भी है। अगर अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर पूरी दुनिया मिलकर काम नहीं करती, उनकी एक्सेप्टेंस का मामला हो या फिर रिहेबिलिटेशन का मामला है, अफगानी अवाम वो तमाम तर मामलात सहते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे मुहाजिरीन की सूरत में, अगर दुनिया ने इसके ऊपर तवज्जो ना दी। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर चंद सवालात हैं जो बनते हैं और पूछने चाहिए। सवाल तो बनता है कि वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के लिए बनफ़्से नफीस शिरकत को तरजीह क्यों नहीं दी। दूसरा अहम सवाल यह भी सवाल बनता है कि क्रिकेट सेटबैक और न्यूजीलैंड समेत इंग्लैंड का सीरीज को नो बोलना अगर एब्सोल्युटली नॉट का शख्साना है तो क्या हम मजीद रद्द-ए-अमल के लिए भी तैयार हैं। तीसरा अहम सवाल यह भी बनता है कि कश्मीर और अफगानिस्तान पर हमारे तर्ज फिक्र की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस तर्ज अमल को आलमी बरादरी कितना संजीदा लेती है। चौथा सवाल यह भी सवाल बनता है कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों और कारकर्दगी की नाकामी का मलबा माजी की हुकूमतों पर डालने की बजाय अपने सिस्टम को बेहतर आखिर कब बनाएगी। और सवाल यह भी बनता है कि निजाम की बोसीदगी अगर लंदन में बैठे शख्स की वैक्सीनेशन से आश्कार होती है तो उस पर एक्शन लेने की बजाय जिम्मेदारी लेने की इखलाकी जुर्रत कौन करेगा। आखिरी सवाल, पाकिस्तान हाइब्रिड और प्रॉक्सी वॉर के इस दौर में किन ममालिक की सफ में खड़ा है और हमें कितना एतमाद है कि हमारे दोस्त हमसे मुखलिस भी हैं। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है PM इमरान खान @UNGA, PM इमरान खान @UNGA। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं जनाब फरूख हबीब साहब, आप वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात हैं। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, आप साबिक डेप्यूटी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के। आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, आप माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान होंगे जनरल रिटायर्ड आमजद शुएब साहब, आप मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। मैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात जनाब फरूख हबीब साहब को 1-on-1 नेशनल डिबेट के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने UNGA से खिताब किया, वो बनफ़्से नफीस क्यों तशरीफ़ नहीं ले गया, उसकी क्या वजह बनी है?
देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो यहाँ पर अपनी भी उनकी मसरूफियात हैं। दूसरा ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेशन है इसमें वर्चुअल सेशन जो है वो हो रहा है और कोविड की भी सूरत हाल है और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर वो साइड लाइन्स के ऊपर जो है मुलाकातें भी कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, चाहे वो कश्मीर है, अफ़गानिस्तान है और आलमी सतह के ऊपर जो ममालिक के साथ बायलैटरल पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो यकीनन वहाँ पर जाते अगर ये वर्चुअल सेशन ना होता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी गए हैं, पहले भी जाके उन्होंने भरपूर तरीके से चाहे वो कश्मीर का मुकदमा हो, चाहे वो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के ऊपर जो किरदार है, इस्लामोफोबिया के ऊपर उन्होंने बड़ी खुल के बात की है और उनकी बात को बड़े मौसर अंदाज से पूरी दुनिया ने जो है वो उसको सुना भी है और उसका एक मैं समझता हूँ इम्पैक्ट भी जो है वो उसके ऊपर जो है वो क्रिएट होता है। और आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़्यादा फोकस्ड हैं कि पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल किया जाए और भेजा अगर आपने दौरे करने हैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए करने हैं, जिस तरह माजी में हुआ करते थे कि मियाँ साहब जो है वो अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर 300 से ज़ायद दिन मुल्क से बाहर उन्होंने गुजारे थे और जिस मुल्क में वो दौरा करने जाते थे वापसी के ऊपर लंदन लाजमी रुक के जाते थे। वो जो 4 उनके फेवरेट महलात हैं इवन फील्ड के अंदर 16A 17A वहाँ पर वो रुकना बड़ा पसंद करते थे। तो आपके इल्म में एक वज़ीर आज़म साहब के तो बच्चे भी जो है वो अपनी वालदा के पास रहते हैं और उनको भी वो मिलने नहीं जा सके अपनी मसरूफियात के बायस, एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं की। तो यहाँ पर मुल्क के मसाइल को भी देख रहे हैं और आलमी सतह के ऊपर भी जो इशूज़ हैं उनको भी बड़े एक्टिवली जो है वो लीड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान और कश्मीर के मामले के ऊपर बड़ी खुलकर बात की है, सैयद अली गिलानी का नाम भी लिया। अफ़गानिस्तान और कश्मीर दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राइम इंपॉर्टेंस के मामलात हैं जिसके ऊपर बात हमेशा वो करते रहते हैं। आपको लगता है कि अक़वाम आलम इसके ऊपर कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, वज़ीर आज़म साहब हमेशा जब भी उन्होंने आलमी फोरम्स के ऊपर बात की है बड़े मौसर अंदाज से कश्मीरियों का मुकदमा उन्होंने पेश किया है। ख़ास तौर के ऊपर आपने देखा जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पिछले साल भी तकरीर की थी और जो 2019 में जो की और जो उन्होंने इस बार जो तकरीर उन्होंने वर्चुअली ख़ताब किया है उसके अंदर उन्होंने जो भारत के 5 अगस्त के यकतरफ़ा इक़दामात हैं ना सिर्फ उनको कंडेम किया है, मोदी की RSS की आइडियोलॉजी को भी एक्सपोज़ किया है और भारत के वहाँ पर होने वाले जो मुज़ालिम हैं उनको किया है। कश्मीरियों के सच्चे वकील दलेर सफ़ीर होने का उन्होंने किरदार अदा किया है और ख़ास तौर के ऊपर जो सैयद अली गिलानी जब वफ़ात पा गए हैं और जिस किस्म की उनकी मैयत की बेहरमती की गई, उनके घर वालों के साथ जो सलूक किया गया उसको उन्होंने पूरी आलमी दुनिया के सामने पेश किया कि किस तरीके से एक हुर्रियत लीडर जिनकी पुरअमन आज़ादी की जदोजहद थी, भारत जो है वो उनकी मैयत से भी जो है वो खौफज़दा हुआ था। और इसी तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने जो अफ़गानिस्तान का मुकदमा है, आप देखें कि पाकिस्तान ने 150 आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान 150 अरब डॉलर की हमारी जो है वो इकॉनमी तबाह हुई, 80,000 से ज़ायद जानों का जो है वो नुकसान हुआ। इसके साथ साथ बेशुमार हज़ारों लोग हमारे जो है वो बेघर हुए और पाकिस्तान ने तो अफ़गानिस्तान के 40 लाख से ज़ायद लोगों को जो है वो मुहाजिरीन, पूरी दुनिया से ज़ायद मुहाजिरीन को जो है वो यहाँ पर पनाह दी थी, उनको संभाला है। मामला तो एक्सेप्टेंस का है ना। आप देखें कि इमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान ने सुहेल शाहीन साहब को अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अपना सफ़ीर मुकर्रर किया, नामज़द किया और ख़त भी लिख दिया गया, ख़त मौसूल भी हो गया अक़वाम मुत्तहिदा को, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया बल्कि इसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई जो बाद में डिसाइड करेगी। चलें देखें ये सिचुएशन तो यहाँ पर इसी बात पर हम जोर दे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस टाइम जितने भी तमाम ग्रुप्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आपको इल्म में है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जब वो ताजिकिस्तान अभी दौरे पे थे उस दौरान उन्होंने कोशिश की है। उस हवाले से आपके इल्म में है कि हमारे सफ़ीर जो सादिक साहब हैं, रशिया के जो नुमाए हैं, बाकी लोग, उनकी मुलाकातें भी वहाँ पर हुई हैं कि एक इंक्लूसिव हुकूमत बने और दुनिया भी जो है वो उनको एक्नॉलेज करे और उनको अबेंडन ना करे। अब आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर खुराक पाकिस्तान तस्लीम कर चुका है अफ़गानिस्तान नहीं, अभी हमने देखें, हम तो तमाम खत्ते की सूरत हाल को देखते हुए फैसला करेंगे, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम वहाँ चाहते हैं वहाँ अमन कायम हो। वहाँ पर जो 40 साल से ज़ायद जारी जो जंग है, वो खून रेजी है, वो अब बंद होनी चाहिए क्योंकि उससे पहले जो रशिया आ गया, उसके बाद यहाँ पर अमेरिकन आ गए और उसके बाद अब अगर वहाँ पर एक इंक्लूसिव हुकूमत नहीं बनती या इंस्टेबिलिटी रहती है तो पाकिस्तान के लिए भी जो है उसका किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ास तौर के ऊपर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जोर दिया। थर्डली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका पैसा वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होके
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चला जाता है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर जोर दिया है, इस बार फिर इसको दोहराया है कि उसका किसी तरीके से सदुभाव किया जा सके। कोविड के हवाले से जो हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की बात है, आप STAR के नाम से एक लॉ मौजूद है, एग्रीमेंट है वर्ल्ड बैंक का और यूनाइटेड नेशंस का, स्टोलन एसेट रिकवरी के नाम से। उसको यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान अगर चाहे तो बहुत सारे मामलों के ऊपर जो हमारी स्टोलन मनी है यहाँ से उसको वापस कर सकता है। पिछले 2 साल 3 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं देखें, वो तो देखें, वो एक तो आपने जिस मायदे का हवाला दिया वो UNGA के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ और आप कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक के साथ है, लेकिन आपके बायलैटरल जहाँ पर ऐसे दौलत गई हुई है उन ममालिक के साथ बायलैटरल आपके इस किस्म के कोई माहदे नहीं है जो होने चाहिए थे। और माजी के क्योंकि हुक्मरान नवाज शरीफ जरदारी खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलवस रहे हैं, पैसा बाहर लेके जाते रहे, लिहाजा उन्होंने कभी उनका इंटरेस्ट ही नहीं था इसके ऊपर, तो आज तक किसी ने बात ही नहीं की। यानी वज़ीर आज़म साहब आज उन इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं जिन इश्यूज़ की वजह से हमारी जो बुनियादें हैं जो खोखली की गई हैं, जिसकी वजह से हमें कभी IMF के पास जाना पड़ता है, कभी कर्जे लेने पड़ते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुल्क का पैसा तो लूट लूट के बाहर ले गए। एक अशराफिया का एक तबका, हुक्मरान तबका जो है वो अमीर होता रहा, पाकिस्तान की आवाम गरीब होती रही। आज उन कोर इश्यूज़ को जो है वो हम एड्रेस कर रहे हैं, आलमी फोरम्स पे ये बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि फैक्ट आई पैनल था जिसकी रिपोर्ट बनी, उस रिपोर्ट को दुनिया के सामने लाया गया, जिससे पता चला कि कितना 1000 अरब डॉलर से ज़ायद जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो मनी लॉन्डर होके डेवलप्ड कंट्रीज से जाता है तरक्की पजीर ममालिक का। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ दुनिया को कान धरने चाहिए और इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। कोविड के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, जो वैक्सीनेशन है उसकी फाइनेंसिंग के हवाले से खास तौर के ऊपर, जो हमारा जो एनवायरनमेंट के ऊपर खास तौर के ऊपर जो है उन्होंने बात की। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले 10 ममालिक के अंदर शामिल है। UN खुद रेड अलर्ट जारी कर चुका हुआ है और आपने देखा कि दुनिया भी आज अप्रिशिएट कर रही है। बोरिस जॉनसन ने जो एक अहम मुल्क के बरतानिया के वज़ीर आज़म है अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने दुनिया को ये कहा कि आप इमरान खान की तकलीद करें, कि इमरान खान साहब को आप फॉलो करें। तो ये भी पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि जो हरे पासपोर्ट की इज्जत के ताने दे रहे हैं वो इस तकरीर को भी सुन लें। कभी किसी वज़ीर आज़म ने, गैर मुल्क के वज़ीर आज़म ने कभी नवाज शरीफ का जरदारी को फॉलो करने का नाम नहीं लिया, उन्होंने इमरान खान को नाम लिया है। तो ये था ना कि जब आएगा इमरान बढ़ेगी मुल्क की शान, तो मुल्क की शान में इजाफा हो रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब के जो ये इकदाम हैं उनके बायस। मुल्क की शान में इजाफा भी हो रहा है और कुछ हमारे जो डिसीजंस हैं उसके आफ्टर शॉक्स भी हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि मामलात हैं, कीमत अदा करनी पड़ती है। मैं इसीलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जो आपकी सॉवरेनिटी, मैं आपका सवाल भी समझ गया हूं, लोग भी समझते हैं, जो आपकी सॉवरेनिटी के मुतल्लिक, आपकी खुद मुख्तारी के मुतल्लिक, मुल्क की सालमियत के मुतल्लिक जब आप डिक्टेशन नहीं लेते, जब आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो आज़ादाना होती है, जब आपके असासे बैरून मुल्क नहीं पड़े हुए, जब आपके बच्चे बाहर कारोबार नहीं कर रहे होते, तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म जब इमरान खान होगा तो वो फिर एब्सोल्युटली नॉट कहेगा पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर। ये एब्सोल्युटली नॉट के आफ्टर शॉक्स हैं। ये क्रिकेट का जो मामला हुआ है बीच में न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे उसी का शख्स हम देखें, सीक्वेंस है ना, आप फैटफ देख लें, बाकी चीज़ें देख लें। भारत जो है जिसमें एक उसको खित्ते के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तो करता रहता है। अब सबसे बड़ा अफगानिस्तान में जो लूजर है वो भारत है। अरबों रुपया खर्च करके वहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, लेकिन उसके बाद सबसे पहले बोरिया बिस्तरा गोल करके भारत ही वहाँ से भागा है। वहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। वो अपनी अजीमत मटाने के लिए छोटे छोटे पटाखे जो है वो छोड़ते रहते हैं। और आपके इल्म में पकड़ा कि किस तरीके से आसान की फेक ID सामने आई, ये दिखाया गया। और आप ये भी देखें कि वजारत इत्तलात और नशरियात जो है वो रियासत का मुकदमा लड़ रही है। वो पहले माजी में ये होता था, मरियम औरंगजेब है, परवेज रशीद हैं या पीपल्स पार्टी, वो अपनी हुकूमत का मुकदमा लड़ते थे, नवाज शरीफ की करप्शन का दिफा करते थे, सारा उसके ऊपर तवज्जो होती थी। हम आज 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर को एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से फेसबुक का, ट्विटर का, किस तरीके से सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स बनाकर ईमेल्स क्रिएट करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और प्रोपेगेंडा करके जाली थ्रेट्स क्रिएट किए गए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। उसको न्यूजीलैंड की टीम के साथ जो है वो जोड़ा गया, उसको हमने पूरा एक्सपोज किया और ये भी बताया कि वेस्ट इंडीज की टीम चले, ये तो इन्वेस्टिगेशन में एक चीज आ गई ना, लेकिन एक बात तो तय है कि एब्सोल्युटली नॉट के आफ्टर शॉक्स थे, तो वो हम तो अपनी गैरत और हमीयत के तहत जो काम कर रहे हैं बकौल आपके, वो हमने करते रहना है। क्या हमने ये भी देखना है आइंदा के डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर
इतने मुश्किल हालात ना आ जाएं पाकिस्तान के लिए कि पूरा जो आलमी ताकतें हैं वो आपके खिलाफ गैंगअप हो जाएं? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि आज आलमी ताकतें भी हैं, लेकिन आप ये देखें कि आलमी सतह पे पाकिस्तान के हक में भी आवाज़ आ रही है। आप ये देखें कि अभी एक जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान ने जो खिदमात सर अंजाम दी, जो अफ़गानिस्तान से वो लोग जो फंसे हुए थे उनके इनखला में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। पहली ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस लेके पाकिस्तान की PIA इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो मज़ार शरीफ के ऊपर जाती है, जहाँ पर कोई एयरलाइन जाने को तैयार नहीं थी सिक्योरिटी खदशात के बायस। पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो लोगों को इनखला करने के अंदर उन ममालिक को लोगों को बाहर निकालती है जिन्होंने PIA के लैंडिंग के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। फिर पाकिस्तान ने जो है वो लोगों को वहाँ से निकलने में जो मदद फराहम की, जो पाकिस्तान ने एक अमन के लिए किरदार अदा किया, ये दुनिया के सामने है। इस पे हमारा ना माजरत खाना रवैया है, ना हमें को दफाई पोजीशन लेने की जरूरत है। हमें दुनिया को हकाइक बताने हैं, फैक्ट्स बताने हैं। देखें, हमारी किसी मुल्क के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम तमाम ममालिक के साथ अच्छे बेहतरीन बराबरी के ऊपर ताल्लुकात चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी भी पाकिस्तान की भी अहमियत का, पाकिस्तान की भी खुदमुख्तारी का, सालमियत का उसी तरीके से जो है वो ख्याल किया जाए, हमारे मौक़िफ़ को भी जो है वो सुना जाए। वन वे ट्रैफिक तो नहीं चल सकती ना। लिहाजा जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किरदार अदा किया, उस पर आप देखें कि उसके बाद डैनिश प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन आया। आप देखें उसके बाद कितने ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने पाकिस्तान के दौरे किए, इटालियन, स्पेनिश, नीदरलैंड के, उसके अलावा कतर के, उसके अलावा इटली के, बहुत सारे वज़रा ख़ारजा पहले आ चुके हैं। 9 साल बाद एक हफ्ते में 2 बार सदर प्यूटन का वज़ीर आज़म साहब को 1 माह के अंदर जो है वो उनको कॉल रिसीव होती है। अभी आपने SCCO की कॉन्फ्रेंस के अंदर दुशंबे में प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने देखा कि वो एक मरकज़ निगाह बने हुए थे और पाकिस्तान का पूरा मुकदमा भरपूर अंदाज से पेश किया। तो मैं समझता हूँ कि खारजा सतह पे पाकिस्तान की अहमियत है। आज पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आल्दो हमें भारतीय लॉबी के जरिए जो है वो फेक प्रोपेगेंडे का एक सामना है, लेकिन पहले ये होता था कि भारत का वन वे प्रोपेगेंडा चला करता था, लेकिन आज दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जा रहा है। आज वज़ारत ख़ारजा भी बोल रही है, आज रियासत भी बोल रही है, और रियासत एक्सपोज भी कर रही है। चाहे वो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब में 750 फेक वेबसाइट्स का मामला हो जो भारत ने बना रखी थी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के ऊपर, चाहे वो अहमदाबाद से जो बल्क ट्वीट्स की गई पाकिस्तान के अंदर जब यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, चाहे वो ये न्यूजीलैंड की टीम को जो धमकी अमेज ईमेल्स करवाई गई, जो फेसबुक के ऊपर जाली पोस्टें करवाई गई, जहाँ पर संडे गार्डियन जो इनका अखबार है अभिनंदन मिश्रा, उनकी जानिब से जो है फेक स्टोरीज की गई, उन तमाम को जो है वो हमने यकसू होके एक हिकमत अमली के साथ एक्सपोज किया। वी अप्रिशिएट फारूक साहब, लेकिन उस सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे जिसके अंदर लंदन में बैठे हुए शख्स को वैक्सीन लग जाती है, NCOC के पेज के ऊपर भी अपडेट हो जाता है, और आपके मुल्क के अंदर नादरा भी उसको रजिस्टर कर देता है। मतलब उस सिस्टम के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या ये हमारे निजाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? कल को इंटरनेशनली हमारी जो वैक्सीन यहाँ पर लग रही है उसके ऊपर हमारे ऊपर चेक्स नहीं आएंगे? देखें, मसला ये है ना, वो कहते हैं ना मिस्टर फ्राडिये, और मिस्टर फ्राडिये बेशक लंदन बैठा हो, यहाँ उनके जो पैरोकार हैं वो यहाँ पे बैठे हों। अब मामला क्या है? मामला ये है कि आप वैक्सीन लगती है तो आप सिंपल जो है वो ID कार्ड नंबर ऐड कर दें, या तो उसके ऊपर जो है वो सिस्टम में, मैं तो इनको तजवीज़ करूंगा कि उसको बायोमेट्रिक बेहतर करके जो लगाए उसका बायोमेट्रिक हो जाए, ताकि जो है वो उसके अंदर किसी की जो फेक एंट्री जो है वो ना हो। बहरहाल मामू तो बन गया ना। नहीं, वो तो सारी बात, उसके ऊपर तहकीकात भी हो रही हैं, और इसी तरीके से जो सिस्टम में लूप होल्स होते हैं वो सामने आते हैं। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान कितना बड़ा काम कर रहा है, जहां पर हमें ये कहा जाता था जी फेल हो गए, कोविड नहीं हैंडल किया जा सकता, अपोजिशन इस इंतजार में थी। शहबाज शरीफ आपको पता क्यों वापस आए थे? कि अब कोरोना आ गया है और इमरान खान से संभाला नहीं जाएगा, और फल जो है वो कट के मेरी झोली के ऊपर गिरेगा। उन्हें क्या पता था यहाँ पर जो है वो लेने के देने पड़ जाएंगे, यहाँ पर जो लूटमार की हुई है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और उसके बाद आपने कभी कमर की तकलीफ का बहाना, कभी किसी चीज़ का बहाना, कभी रातों रात बाहर जाने की तैयारी, वो तमाम चीज़ों में जो है वो नाकाम हुए। आप देखें कोविड में अल्लाह ताला का शुक्र से, लेकिन सर हमने कोविड को भी हैंडल किया। हमने 5.5 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लगा चुके हैं। सर फेक सर्टिफिकेट्स को भी हैंडल करना है आपको। सुन तो लेना, 2.5 करोड़ लोगों को डबल डोज लग चुकी है। हुकूमत ने बाकायदा $1 अरब का बजट के अंदर वैक्सीन के लिए पैसे रखे हुए हैं, और बाकायदा वैक्सीनेट किया जा रहा है पूरी कौम को। और आपके शो के तवज्जुह से मैसेज देना चाहता हूँ कि 30 सितंबर तक जो है
आपके पास डेडलाइन है पाकिस्तानियों के लिए, आपको महफूज बनाने के लिए तमाम तरह इकदाम लिए जा रहे हैं, वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद रोजमर्रा की बहुत सारी सहूलियात सर इधर भी ख्याल उससे आपको एनसीओसी महरूम कर सकते हैं। कहीं मियाँ साहब दूसरी डोज न लगवा जाएं, इसका भी ख्याल कीजिएगा कि तो दूसरी डोज न लगवा जाएं। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को जो डोज लगनी थी वो उनको लग चुकी है, अब उनको टॉकिंग अबाउट योर सिस्टम सर, अब उनको वापसी की डोज लगनी, वापसी की डोज लगनी नहीं, इस सिस्टम में ना उनको कोई दूसरी डोज लगा लगेगी इंशाल्लाह, नहीं लगेगी, तहकीकात पूरी हो रही है, वापसी के लिए पता चल जाएगा कि कौन है, बंदे पकड़े जाएंगे। चले अच्छा जी, तोशा खाना एक के लिए हराम है तो दूसरे के लिए हलाल कैसे हो सकता है? नहीं देखें, फिर मैं आपको ये बात कहूँगा, ये ऐसा नहीं है मामला कि एक के लिए हलाल है एक के लिए हराम है। बुनियादी तौर के ऊपर पहले कैटेगोरिकली आपको क्लियर करते चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस मुल्क में होता क्या रहा जी। आप किस वज़ीर आज़म के बारे में बात कर रहे हैं? मतलब इमरान खान के बारे में। इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म जो है जिनका कोई कैंप ऑफिस नहीं है, माजी में 5-5 कैंप ऑफिस थे, जिस वज़ीर आज़म ने आते साथ अपना डिस्क्रिशनरी स्वाबदीदी फंड ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, जिस वज़ीर आज़म इमरान खान ने आते साथ जो है उन्होंने अपने जो वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस के जो अखराजात हैं पिछले 3 साल के अप्रूव्ड बजट था उनका 3 अरब से जायद का, उससे भी उन्होंने 1 अरब 10 करोड़ रुपया कम खर्च किया, यानी उसके पैसे सेव किए। वो वज़ीर आज़म जो अमेरिका जाते हैं कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर चले जाते हैं, वो वज़ीर आज़म जो 250-250 लोगों का जो है वो प्रोटोकॉल लोगों को साथ नहीं लेके जाते, पूरे खानदान को, कौम के पैसे को बचाते हैं, और उसी वज़ीर आज़म ने जो बैरून ममालिक से जो भी तोहफे मिलते हैं उन तोहफों को तोशा खाना में जमा करवाया जाता है। नंबर 1, माजी में क्या होता रहा ये मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं ये रेसिप्रोकल है कि जमील साहब आप किसी मुल्क के दौरे पे जा रहे हैं, किसी हेड ऑफ द स्टेट को मिलने जा रहे हैं, तो आप यहाँ से पाकिस्तान के खजाने से महंगे तोहफे लेके जाते थे, और आपको पता है तोहफों की फिर वैल्यूएशन पहले एडवांस होती है, फिर ये रेसिप्रोकल होता है कि जितना महंगा आप तोहफा लेके गए हैं उतना ही महंगा आपको बदले में मिलता है, देना पड़ता है। हाँ। ये आपकी एक रवायत है। तो जब हमने इन तमाम चीज़ों को भी हमने एवेल्यूएट किया कि आपकी क्या हैसियत है, क्या पसली है, किस तरीके से आपने जो है वो रेसिप्रोकल आपने गिफ्ट्स की जो एक आपकी ट्रेडिशंस हैं वो आपने एक्सचेंज करना है। तो पहली बात तो ये क्लियर करें। दूसरा मामला ये है, यहाँ पर तो था आई थिंक मेरे ख्याल में 30% था या 15% था, उसको ले गए हैं 50, यानी 30,000 रुपए से ऊपर का कोई भी गिफ्ट है अगर वो आपने हासिल करना है तो उसकी आपको 50% कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। उससे हलाल हो जाती है चीजें, उससे हलाल हो जाती हैं चीजें, उससे आपकी पॉलिसी है तो ना? नहीं पॉलिसी तो है, बट कल तक आप लोग कमेंट करते रहे हैं कि तफसीलात देनी चाहिए। सुन लें देखें, उसमें अगर किसी किस्म का अगर कोई कानूनी तौर के ऊपर कोई पेचीदगी है कि आप इंफॉर्मेशन को, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को आप किसी मुल्क की तरफ से दिए गए तोहफे को अगर आप पब्लिक नहीं कर सकते, हम चाहेंगे हम उसको भी पब्लिक करें, हमारे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी चाहेंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं। अगर उसमें मैं कह रहा हूँ अगर उसमें किसी किस्म की कोई कानूनी ज़रूरत है, कानूनी रुकावट है, तो उसको हम कानून साजी में तरमीम की ज़रूरत है, वट एवर जो भी है वो भी करके मैं समझता हूँ हमें उसको भी सामने को खत्म कर देना चाहिए, सामने रख देना चाहिए। उसमें छुपाने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ नहीं, नथिंग टू यू नो हाइड, हमारे पास कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं है जिसको हम छुपाएं। पीएमडीए से पीछे हट गए आप लोग? पानी पी रहे हैं, मैं आपको पानी का इशू नहीं है। जो पीएमडीए का मामला है पीछे हटने का मामला नहीं है। बुनियादी इश्यूज क्या हैं? कुछ इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं। एक है फेक न्यूज़ का मसला। अब फेक न्यूज़ के ऊपर आपके इल्म में है कि जिस तरीके से मैंने भारत का हवाला भी दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ जनरेट की जाती है, वहाँ से बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती हैं जो आपके यहाँ पर कैरी हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो टेबल स्टोरीज होती हैं। अब दुनिया में इसके हवाले से कवानीन मौजूद हैं। दुनिया के अंदर वो आपकी लाइबल लॉज, जो डेफेमेशन लॉज हैं, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में भी हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी हमने काम करना है। जो हमारी मीडिया के नुमाइंदों, CPNE मीडिया के लोगों के साथ जो हमारी मीटिंग हुई, उसमें 3 चीज़ों के ऊपर हमारा इत्तेफाक हुआ कि हम काम करेंगे। एक फेक न्यूज़ स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, जो किसी भी आपका चैनल है, बाकी चैनल हैं, ये फिर किसी ना किसी रेगुलेशन के अंदर मौजूद हैं, किसी फ्रेमवर्क के तहत काम। थैंक यू, आपने तारीफ की हमारे चैनल की। मैं एक बात कर रहा हूँ कि मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हमारे चैनल्स हैं, कोई ना कोई चेक उनके ऊपर मौजूद है। सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, हालांकि यहाँ भी 500 से ज़ायद जो है वो स्टे पैमरा के ऊपर जो है वो मीडिया के लोगों ने लिए हुए हैं डिफरेंट इशूज़ के ऊपर। इसके अलावा दूसरा मसला है जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो हम आपके साथ हैं। नहीं, एक मिनट सुन तो लेना, मुझे इजहार तो कर लेने देना। आप तो साथ हैं। जमील फरूकी तो एक
एक ऐसे एंकर हैं जिनको तनख्वाह मिल जाती है, चैनल की भी मजबूरी है, चैनल चलाना भी है। मैं तो बात कर रहा हूँ भाई कैमरामैन की, जो धूप में 40 डिग्री उनके साथ नहीं, जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में कैमरा लेके फिरता है, जो DSNG वाला, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना। मैं भी उनके साथ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके लिए भी हमारा इत्तेफाक हुआ है, जो मीडिया वर्कर्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन पे भी हम काम करेंगे। ऑलराइट, फरूख हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले सेगमेंट में फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और वज़ीर आज़म के जनरल असेंबली में खिताब के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दीगर गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पहला सवाल मेरा फैसल करीम कुंडी साहब से होगा। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से वर्चुअल खिताब आपने सुना होगा। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल खिताब को तरजीह क्यों नहीं दी, क्यों दी बल्कि बनफ़्स नफीस क्यों नहीं गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो वर्चुअल खिताब पूरी कौम ने दी है, देखा, आपने भी देखा, सबने देखा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी वज़ारत ख़ारिजा की नाकामी की बदौलत जो है वो एक तन्हाई के शिकार हो रहा है। आप देखें कि अब थोड़े दिन पहले जिस तरीके से हमारे साथ न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने किया और उसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने किया, तो हमें तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि लोग बाहर से आके जो है वो नौकरियाँ यहाँ पर उनको मिलेगी, जॉब्स मिलेगी जब PTI की हुकूमत आएगी। अब तो ये सूरत हाल रह गई है कि बाहर से लोग क्रिकेट खेलने भी यहाँ पर नहीं आना चाहते, और अगर वो वहाँ पर जाते, मैं समझता हूँ, तो वहाँ पर जाके मुख्तलिफ ममालिक के वहाँ पे सरबराहान से बाकी के साथ साइडलाइन मीटिंग्स भी कर सकते थे, अपना केस प्रेजेंट कर सकते थे। बट क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकामी की तरफ जा रही है कि आज मैं समझता हूँ कि उनकी कोई मीटिंग अरेंज नहीं हो सकी, वो किसी के साथ मीटिंग नहीं कर सके, तो इसलिए जो है वो उन्होंने जाना जो है उसको जाने को तरजीह नहीं दी कि हम साइडलाइन मीटिंग्स नहीं हो सकती, तो इसलिए शायद वो नहीं गए और उन्होंने वर्चुअल जो है खिताब किया। तो यही मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी जो है वो वजूहात हैं कि जो अपना हमारे जो वज़ारत ख़ारिजा की जो टीम है, जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो उनकी कोई मीटिंग अरेंज नहीं कर सके। और आप मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आज हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, आज तक आप मुझे बताएं किसने हमें ऑन बोर्ड लिया? आज तक हम जो हैं वो अमेरिकन जो है वो प्रेसिडेंट के टेलीफोन कॉल के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, बैठ के जो है हमारा इंतज़ार की जो है वो घड़ियाँ जो है वो कभी भी ख़त्म न होने वाली जो है वो बातें चल रही हैं, तो आज तक उन्होंने नहीं किया। आज मुझे बताएं कि लोग भी देख रहे हैं कि हम कितने सीरियस हैं। क्या आज अफगानिस्तान के इशू पे आज तक पार्लियामेंट के सेशन हुए? दुनिया की पार्लियामेंट ने इसके ऊपर डिबेट कर ली, सेशंस बुला लिए, लेकिन एक अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं हुआ तो वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान की हुकूमत, हमें PTI के हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारी हुकूमत का मसला है, इस पे हम कौम को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहते या हम पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहते। कुंडी साहब, जब फ्रांस की एक आखिरी लाइन, जी, जब फ्रांस के सफीर की बात आती थी बेदखली की, तो उस वक्त पार्लियामेंट को भेज दिया गया जो काम नहीं करने वाला था, और जो अभी करने वाला है, जो कि आपने इसको ऑन बोर्ड लेना है, आपने दुनिया को मतलब एक मैसेज देना है अफगानिस्तान के इशू पे, आपने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया, आपने जो है जो न्यूजीलैंड की टीम या इंग्लैंड की टीम को भी आपने जो है कौम को एतमाद में नहीं लिया, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया। हक तो यह था कि पार्लियामेंट से एक जॉइंट रेजोल्यूशन जाती दुनिया को कि पूरी कौम हमारी यकजा है इस क्रिकेट डिप्लोमेसी में, वो उसमें भी वो नाकामी का शिकार हो चुके हैं। तो कुंडी साहब, एक बात बारहा हुकूमती हलकों से कही जा रही है कि ये एब्सोल्युटली नॉट का शाखसाना है, क्रिकेट टीम्स का इस तरह से करना ये उसी का रिजल्ट है या आफ्टर शॉक हो सकता है। तो एब्सोल्युटली नॉट के मामले के ऊपर भी क्या अपोजिशन बशमूल आप लोगों के ऑन बोर्ड नहीं थे? आप लोगों से आपको एतमाद में नहीं लिया गया इस पॉलिसी के ऊपर? बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं, लेकिन दूसरी बात यह है कि पहले मुझे आप ये बताएं एब्सोल्यूट नॉट क्यों किया? क्या उन्होंने आपसे अड्डे मांगे? नहीं। क्या वो यहाँ पर आ रहे थे या जा रहे थे? आने वाले अड्डे मांगते हैं, जाने वाले अड्डे नहीं मांगते हैं। तो जब वो जा रहे थे तो अड्डे क्या पर रहे थे? और जब उनको जो काम था, जब उन्होंने अपनी लोगों को निकालना था, उन्होंने ट्रांजिट करवाना था, तो आपने पूरे इस्लामाबाद के होटल उनके लिए बुक नहीं किए थे? किसने बुक किए थे? आप लोगों ने सारे होटल खाली करवाए थे, और वो पाकिस्तान के जिस शहर में भी जा रहे थे आप उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। क्यों कर? अगर आपने एब्सोल्यूट नोट किया तो वो चले जाते ना। इंडिया में ट्रांजिट क्यों नहीं कर रहे थे? दूसरे ममालिक में ट्रांजिट क्यों नहीं कर रहे थे? तो जब उनको जो जिस चीज की जरूरत थी ट्रांजिट की, तो आपने तो उनको आप उनके सहूलतकार बने। लेकिन जहाँ तक
एब्सोल्यूट नोट की बात है। पहली बात तो है कि उन्होंने सवाल ही नहीं आपको किया कि आप हमें अड्डे दें। दूसरी बात है वो जा रहे थे, आ नहीं रहे। वो तो जा रहे, जब जा रहे तो वो अड्डे क्या करेंगे यहाँ पर इस्तेमाल। कुंडी साहब, इसमें देखें उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि हमने नहीं मांगे अड्डे, लेकिन आपको तो अपनी रियासत और हुकूमत के स्टेटमेंट को मानना होगा जो कह रही है कि हमसे मांगे गए थे, तो हम तो उसको एंडोर्स करेंगे ना। देखें, ये हुकूमत के वज़रा इतने फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि उनकी कौन सी बात को हम तस्लीम करें। अच्छा, मतलब है कि आप दुनिया जान की फेक न्यूज़ पे आपका इन्हिसार है। आप मुझे बताएं, आपने और मैंने पढ़ा था, सुना था, दुनिया ने देखा था कि इसी हुकूमत के एक वफाकी वजीर दाखिला ने स्टेटमेंट दी कि TLP जो है टोटली बैन हो गई है। सुना था आपने? जी बिल्कुल। अभी जो है आप मुझे बताएं, क्या उन्होंने जो है वो कंटोनमेंट का इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया? बिल्कुल लिया, बरमला लिया। नहीं वो लेकिन इलेक्शन कमीशन से कलअदम नहीं करार दी गई, वफाकी काबीना ने कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन में तो अभी उनका मामला चल रहा है। देखें, वफाकी काबीना ने अगर किया है, हुकूमत ने एक फैसला किया है, वो फैसला क्या इलेक्शन कमीशन तक नहीं गया? इलेक्शन कमीशन क्यों उसमें देर कर रही है? दूसरी बात यह है, अब जो वज़ीर आज़म ये बोले कि हक्कानी एक कौम है अफगानिस्तान में और बहुत बड़ा लश्कर है और कौम है, CNN को इंटरव्यू दे, इंटरनेशनल लेवल पे इंटरव्यू दे, उसको ये पता ना हो कि हक्कानी जो है वो कबीला है या हक्कानी मदरसा है। तो आप मुझे बताएं कि हमारे दुनिया जान के हमारे जो मीडिया के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उस CNN की आपने जिन्होंने इसको इंटरव्यू किया इमरान खान साहब को, जिस न्यूज़ कास्ट से जो भी उनके इदारे की खातून थी, आपने उसके बाद उसका बयान सुना? उन्होंने इमरान खान के मुतालिक क्या बयान दिया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब की क्या हैसियत है। तो आप मुझे बताएं कि अब आप किन किन चीज़ों के मतलब है कि इनकी बातों पे कौन कौन सी चीज़ों पे हम इनके एतमाद करेंगे? आप बोलेंगे सच बोल रहे हैं। यहाँ पर ये तो मदीने की रियासत। आपको एक और बात यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि फारूक हबीब साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह सेशन ही वर्चुअल सेशन था UN जनरल असेंबली का। तो मेरे लिए ये अचंभे की बात थी सुनना कि वो कह रहे हैं कि वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात कह रहे हैं कि सेशन ही वर्चुअल सेशन था, प्राइम मिनिस्टर का जाना जरूरी नहीं था। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है आपके वज़ीर ख़ारिजा कहाँ पर हैं? आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके कश्मीर अफेयर के जो वो हैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, अब कई दिनों से वो आपके चैनल्स में मैं देख रहा हूँ कि पत्नी वो न्यूयॉर्क की सड़कों पे फिर रहे हैं या वो कहीं कौन से टाइम स्क्वायर जी जी। हाँ, तो वो क्या करने वहाँ पर गए? या तो हॉलीडेज मनाने गए या तो फिर वो सेशन में गए। तो क्या मतलब वज़ीर आज़म के लेवल का नहीं था कि सारे लेवल? देखें, बहुत से लोग गए हैं, मेरे कुछ दोस्त मीडिया से जिनका ताल्लुक है वो गए हुए हैं, उनका मेरे साथ रब्ता है, वो गए हुए हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है विजुअल सेशन, किसने कहा कि विजुअल सेशन था? विजुअल सेशन ही था। अब इनकी कौन कौन सी बातों पे हमें तो इन्होंने मदीना के रियासत के ख्वाब दिखाए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात कह रहे हैं। बहरहाल कुंडी साहब साथ रहिए, आपको मजीद भी शामिल करता हूँ। ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे इसी तरह जारी रहेगा। मैं बाकी गेस्ट पैनलिस्ट को शामिल करता हूँ। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर के बनफ़्से नफीस शिरकत करने से कोई फर्क पड़ सकता था इस सेशन की इंपॉर्टेंस को लेकर, सर, अगर पूछा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक उनकी स्पीच का ताल्लुक है वो तो यही होती है अगर वहां खुद भी होते, लेकिन अमूमन ये होता है कि जब आप यूनाइटेड नेशन में खुद जाते हैं तो फिर बहुत सारे और जो हेड्स ऑफ द स्टेट आए हुए हैं या और डिग्नेटरी वहां पे हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो जाती है, व्यूज एक्सचेंज हो जाते हैं, और एक दो दिन के लिए जो आप वहां पे हैं वो वक्त आपका बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाता है जब आप काफी सारे लोगों से मिल लेते हैं। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि क्योंकि अमेरिका की तरफ से थोड़ी सदमेरी थी और लगता था कि अमेरिका शायद आप जैसे वो टेलीफोन करने वाली बात भी पीछे बड़ी उछाली गई जी। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने उस कंट्रोवर्सी से अपने आप को बाहर रखा कि वहां जाके कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो और उससे फिर कंट्रोवर्सी खड़ी हो अमेरिका के साथ कि मीटिंग नहीं हुई या हुई तो ये हो गया वो हो गया। अब जैसे मोदी की मीटिंग हुई है, मोदी को भी बात चीजों में शटअप कॉल मिली है, तो ये कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती है। मेरा ख्याल है कि इंटेंशनली इन्होंने उससे बचने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया, वरना ये वर्चुअल सेशन नहीं था। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद जो अगले स्पीकर आए वो खुद बनफ़्से नफीस जाके उन्होंने तकरीर की, अगले स्पीकर को प्रोटोकॉल से वो लेके आए स्टेज के ऊपर। तो वो मेरा ख्याल है कि ये गलतफहमी है कि ये वर्चुअल सेशन था, वर्चुअल सेशन नहीं था। मगर ठीक है, आपने मुनासिब समझा इस नुक्ता निगाह से कि बाद उसमें कबाहतें, बाद प्रॉब्लम्स, बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी जहां तक हमारे अमेरिका के साथ रिलेशंस हैं उसके ऊपर। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने मेरा ख्याल है ये रास्ता इख्तियार किया। राइट।
तो एहसन इकबाल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट किया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि ना तो इमरान खान साहब को दावत दी गई थी और ना ही पानियों के ऊपर से गुजरने का उनके पास इख्तियार था। तो बड़ा एक सार्कास्टिक किस्म का ट्वीट था उनका। आपको लगता है कि हमारी जो अपोजिशन ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, खासतौर पर PMLN की मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, उन्होंने दुरुस्त कहा है, या वाकईतन पॉइंट स्कोरिंग है? जनरल साहब, मेरा ख्याल है ये तनकीद बराए तनकीद है। मैं बाहर सूरत ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम यही है, और बाज़ औक़ात उनकी तनकीद बड़ी मुनासिब होती है और बाज़ औक़ात ऐसे ही आप कह लीजिए कि बेजा किस्म की होती है। हसन इकबाल साहब ने जो बात की है, मेरा ख्याल है बेमानी है, उनकी बात बेमानी है। मैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। डॉक्टर साहब, आपसे इसी बात के ऊपर कमेंट कि सेशन तो वर्चुअल नहीं था, प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल इससे खिताब किया, उनकी जो प्रेजेंस है बनफ्ते नफीस, उससे कोई फर्क पड़ सकता था? जी देखिए, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान का मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट करना चाहते थे वो कम्युनिकेट हुआ है या नहीं हुआ, रिगार्डलेस के वो वहां पे वो प्रेजेंट थे या वर्चुअल खिताब कर रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल ये है कि नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के अंदर जो चीजें पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट के हवाले से हैं, कश्मीर की बात है, अफगानिस्तान का मसला है, जो उस वक्त के कंसर्न्स हैं, क्लाइमेट चेंज का मसला है, तो प्राइम मिनिस्टर की कंटेंट्स को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा मुदल्लिल और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एड्रेस था और दुनिया ने उसका मैसेज सुनना भी था। अब ये आप ये कह सकते हैं कि जैसे अमरीश शोएब साहब कह रहे हैं और कुली साहब ने इस बात के ऊपर इशारा किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनफ्ते नफीस कॉम्बिनेशन ले जाते तो फिर उनके लिए साइड लाइन्स के ऊपर वो काफी सारी मीटिंग जो है वो हो सकती थी, और अगर वो नहीं हुई और मैं ये बात भी आपको बता दूं कि जो अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पे चले भी जाते तो अगर आप 2019 का किताब है उनका, वो अगर आप उसको पैन करें तो वो वर्चुअली खाली हाल आपको नजर आता है। और वो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि हर जो मेंबर जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए उनको सुनने के लिए आता। तो इम्पोर्टेंट बात है कि मैसेज वगैरह, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज डिलीवर करने के हवाले से जितने भी राइट बटन्स हैं उनको प्रेस किया और पाकिस्तान का मौकफ जो है वो सारी दुनिया के सामने रखा। अब इसकी जो राय होती है या नहीं होती वो तो एक हम पोस्ट उनका जो खिताब है उसी वजह से जब एनालिसिस करें तो फिर उसको बात हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने, और खास तौर पे जब ये वहाँ पे एक सब मेरी का एक आलम था जहाँ पे एक कंपीटिंग क्वाड की एक मीटिंग हो रही है और मोदी साहब जो हैं उनको बाइडेन से मुलाकात भी क्वाड के वाले से हुई है, उनकी बायलैटरल मीटिंग भी हुई है, और वो तो चूंकि उन्होंने जाना था तो उसकी वजह से वो चले गए। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर चले भी जाते और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना होती जो कि एक वर्चुअल ड्रेस के हवाले से उनकी है, तो फिर वो बात हमारी अधूरी रह जाती है। एब्सोल्युटली राइट। अब वक्त हो जाता है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रिफत हुसैन साहब से ही कंटिन्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये क्रिकेट सेटबैक जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, क्या ये वाकईतन एब्सोल्युटली नॉट का शाखसाना है, और अगर ऐसा ही है तो मजीद कितने रद्द अमल आ सकते हैं आने वाले दिनों में अगर हम इसी पॉलिसी पर अमल पैरा रहते हैं तो। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम गेस्ट पैनलिस्ट को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब से बात हो रही थी। डॉक्टर साहब, ये जो क्रिकेट सेटबैक पाकिस्तान को फेस करना पड़ा दो बड़ी टीमों की जानिब से, आपको लगता है कि क्या वाकईतन ये एब्सोल्युटली नॉट का शाखसाना है, और अगर ऐसा है तो फिर आने वाले दिनों में हमें कितने बड़े रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है? डॉक्टर साहब जी देखिए, इसके बारे में दो राय हैं। मैं खुद कन्विंस नहीं हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ एक डेलिब्रेट, खासतौर पे उन दो टीमों ने, न्यूजीलैंड की टीम ने और इंग्लैंड की टीम ने जो हमारे साथ क्रिकेट खेलने से माजूरी का इजहार किया है, उनका रवैया भी अगर आप देखें तो वो काफी पॉजिटिव है। और न्यूजीलैंड ने तो कोशिश की है कि किसी थर्ड वेन्यू के ऊपर हम पाकिस्तान के साथ मजीद क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक ग्रैंड इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का किस्सा है। ये जरूर है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो
जहरीला प्रोपेगेंडा जो भारत की तरफ से किया जा रहा है, उसके नतीजे में हो सकता है कि उनको पॉइजन किया गया हो, उनको डराया गया हो, और खौफ की जो फजा जो है वो उसके हवाले से उन टीमों से कहा गया हो कि अगर आप पाकिस्तान जाएंगे, और हमारे पास इस किस्म के सबूत भी हैं जो कि हमारे वज़ीर इत्तलात ने और बाकी लोगों ने भी मीडिया के सामने रखे, जिसके हवाले से धमकियां दी गई, टेलीफोन कॉल्स करवाई गई, और वो उन्होंने पूरी का पूरा वो जो महफूज लेआउट की है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसके अंदर वो प्लेयर जो है वो आसानी के साथ, और फिर 5i का भी एक जो रोल है इसके अंदर, हाँ जी, तो उसके हवाले से ऐसी फजा पैदा की गई जिसके अंदर खिलाड़ी जो है वो अपनी दिलजमी के साथ पाकिस्तान का अगर क्रिकेट खेलना भी चाहते तो वो खेल नहीं सकते। राइट। मैं फैसल करीम कुंडी साहब, निज़ाम की बोसीदगी के हवाले से आपसे जानना जरूरी है। एक शख्स लंदन में बैठा है और पाकिस्तान में उसको वैक्सीन लग जाती है, पहली डोज उसको लग जाती है उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये भी डर है कि वो दूसरी डोज न लगवा लें आने वाले चंद दिनों के अंदर। तो ये सिस्टम की बोसीदगी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे वैक्सीनेशन के निज़ाम समेत नादरा के निज़ाम के ऊपर? देखें, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है पिछले दिनों जब मियां नवाज शरीफ साहब की वैक्सीनेशन का आया। इससे चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर BBC के जो नुमाइंदा है इस्लामाबाद में, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी। वो एक वैक्सीनेशन सेंटर गई, उन्होंने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई और वह ऐसे ही निकल आई। और कुछ अर्स टाइम के बाद उनको मैसेज आ गया कि आपकी वैक्सीनेशन जो है वो फर्स्ट डोज का है या सेकेंड डोज का वो आपको हो चुकी है। तो यहाँ पर तो सिस्टम यहाँ पर ये चल रहा है। तो आप बाकी ये अच्छा है कि मियाँ साहब लंदन में हैं और उनकी जो है वैक्सीनेशन हुई, कि ऐसा ना हो कि अभी आप देखेंगे अगर आप ज़्यादा तफ्तीश करें या इन्वेस्टिगेशन करें तो शायद मुर्दों को भी शायद लग गई हो इस मुल्क में। ये तो यहाँ पर तो ये सिस्टम है। फिर आप देखें जिस मियाँ साहब पे हमारे हुक्मरान अब इल्जामात लगा रहे हैं कि जी वो चले गए थे, इलाज के लिए गए थे या दवाई लेने गए थे, जो भी इनके खिलाफ, बताएं कि ये वही डॉक्टर्स नहीं है जो आपके आज एडवाइजर बने हेल्थ के। किसी फैसल साहब ने उनकी रिपोर्ट्स नहीं देखी थी, इन्हीं हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है उनने उसकी रिपोर्ट्स नहीं देखी थी। यही शौकत खानम में, बाकी सारे अस्पताल पाकिस्तान के बेकार हैं, सिर्फ शौकत खानम में ठीक है। उसी शौकत खानम ने उनके सारे टेस्ट देखे थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो टेस्ट जो है उनके गलत थे। अगर गलत थे तो फिर तो आपको पहले इन लोगों को फारिग करने चाहिए जो इनके टेस्ट देखे थे, इनकी जो है वो टेस्ट किए थे या जिन लैब्स ने किए थे उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। वो सारे वजीर भी बैठे हैं, वो लैब्स भी है, वो अस्पताल में सब कुछ है। तो मतलब है कि ऐसे इल्जामात लगाना, पहले अपने आप को तो ठीक करना। हमें तो देखें मदीना की रियासत के ख्वाब दिखाए गए थे, हमें हजरत उमर अलैहिस्सलाम के जो है मिसालें दी गई थी। आज वो खुद जो है तोशाखाना के हिसाब किताब देने से जो है हजरत उमर के जो हमें किस्से सुनाते थे, आज तोशाखाना के हिसाब किताब करने से जो है वो पीछे हट रहे हैं कि नहीं मैं हिसाब नहीं दूंगा। हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। फिर जब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन में जब वज़ीर आला साहब से पूछते हैं कि आपके इस्तेमाल में कितनी गाड़ियां, वो कहते हैं सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम आप नहीं बता सकते हैं। तो हमारे ज़माने में वो प्रोटोकॉल था, इनके ज़माने में सिक्योरिटी हो गई है। हम दूसर भी कहते थे, देखें चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपके SOP में, आपके ब्लू बुक में है, वो आपको उस पर फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन ये कहते थे कि नहीं हम तो साइकिल पे जाएंगे, हम तो जो है पैदल जाएंगे, साइकिल पे जाएंगे, हम ये कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। आज ये वही लोग हैं जो कि प्रोटोकॉल में जो है एक्शन भी कर रहे हैं। कुंडी साहब, आप तो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, आप दो पिलर्स हैं जो सही रोल प्ले करें तो फिर टफ अपोजिशन बनती है। वन इज मीडिया एंड सेकंड इज द फेयर अपोजिशन। और अगर आप लोग सिर्फ क्रिटिसिज्म टीवी की हद तक रखेंगे और आपकी जो अपोजिशन है वो उतनी फेयर नजर नहीं आती, आपकी अपनी ज्वाइंट अपोजिशन के अंदर दरारें हैं, तो फिर किससे सवाल करें? यानी अगर आपको लगता है कि तनकीद वाकईतन तनकीद है तो उसके ऊपर फिर आवाज उठाएं उस तरह से जिस तरह उठाना बनती है। देखें बिल्कुल आपकी बात जायज है कि दो पिलर्स हैं। मैं पहले पॉलिटिक्स की बात करूंगा। देखें हमने एक PDM की बनाई थी, चेयरमैन बिलावल साहब ने APC बुलाकर PDM बनाई थी। PDM को जो है वो कुछ पार्टीज की वजह से तोड़ फोड़ दिया गया। हम यही बात कर रहे थे ना कि अदम एतमाद की तहरीक लेके आते हैं। यही PMLN के हमारे दोस्त और यही जमयत उलमा इस्लाम के जो हेड हैं और PDM के सदर थे, कहते नहीं इस्तीफे दें। आज वही अदम एतमाद जो है वो बलूचिस्तान में हलाल है
लेकिन पंजाब और मरकज में हराम है। यहाँ पर वो कहते हैं इस्तीफे दें, वहां पर कहते हैं अदम एतमाद करें। यही जमातें आज अदम एतमाद की तहरीक में बलूचिस्तान में शामिल हैं। वही बात हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आए अदम एतमाद की तहरीक, कहते नहीं यहाँ पर इस्तीफे देंगे। तो हमें तो ये चीजें समझ आती कि ये आप क्यों। उसके बावजूद भी आपने देखा कि पिछले दिनों चेयरमैन बिलावल साहब ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का रोड दौरा किया, गए, साउथ पंजाब में भी गए, अब दोबारा वो सिंध में जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी आ रहे हैं, बलूचिस्तान में भी जा रहे हैं। हम तो अपनी पोजीशन का किरदार अदा करना चाहते हैं। हम तो आज भी आपके तवज्जो से, आपके चैनल की तवज्जो से आज दोबारा हम अपोजिशन को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आए इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए हम पंजाब में और उसके बाद मरकज में अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। सर, आप दावत दे रहे हैं अगर अपोजिशन नून लीग आपसे मिलती है इस बात के ऊपर, आप लोग एक होते हैं तो वाकईतन आप लोग एक होंगे, क्योंकि पहले भी एक ही स्टेज आप लोग शेयर करते रहे, लेकिन आप लोगों का स्टेज शेयर करना अपनी जगह पर है, इन प्रैक्टिकल आप नहीं करते ये चीजें। देखिए मैं आपके तवज्जो से आज दोबारा पोजीशन को दावत दे रहा हूं कि हम पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, हम मरकज में लेके। आज भी आप देखिए हमारी कोऑर्डिनेशन जो पंजाबी असेंबली में है, कौमी असेंबली में है, दोनों लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बड़ी अच्छी तरीके से जा रही है। शहबाज शरीफ साहब के साथ, हमजा शहबाज साहब, अभी भी आपने देखा पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब को फोन किया, हमारे जो अपने इसके जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से हमने अपने नाम उनको फॉरवर्ड किए, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन थी। पंजाब में भी इस तरह हमारी कोऑर्डिनेशन, हम तो भी कहते हैं आए हम तमाम अपोजिशन मिलके, जिस तरह हमने यूसुफ गिलानी साहब को सेंटर बनाया। दैट इटसेल्फ इज अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली अपोजिशन को दावत दे रहे हैं बशमूल PMLN के आप लोग तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दें, हम साथ चलने को तैयार हैं। ये बातें थी, ये हो नहीं रही थी, हो रही हैं, खुल के हो रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। कुंडी साहब साथ रहिएगा। अमजद शुएब साहब की तरफ जाऊंगा। अमजद शुएब साहब, कोई ऐसी चीज जो 15% पर दूसरे के लिए हराम करार दी जाए और 50% पर अपने लिए हलाल करार दे दी जाए, तो ये कैसा निजाम है कि जिसके ऊपर माजी में हुक्मरान ये कहते रहे जो उस वक्त की अपोजिशन में होते थे कि तफसीलात देनी चाहिए तोशा खाना की, अब वो 50% पे अपने लिए हलाल समझते हैं और उसके ऊपर डिफेंड भी किया जा रहा है उनको। तो ये सिस्टम का हिस्सा बन गया ये सारे। देखिए, जहां तक तोशाखाना के गिफ्ट का ताल्लुक है उसके बारे में कवानीन मौजूद हैं और उनसे हटके कुछ भी किया जाएगा तो वो मैं समझता हूँ कि वो काबिल एतराज है और वो कवानीन को तोड़ने वाला मामला, वो मेरा ख्याल है उस पे कानून को हरकत में आना चाहिए। वो ये पार्टी करे या कोई भी पार्टी करे, ये मुनासिब नहीं है। और आज अगर ये इल्जामात मौजूद हैं तो किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो बेजा तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे, उनको उसकी तहकीक होनी चाहिए और तहकीकात की बुनियाद के ऊपर फैसला करना चाहिए कि क्या वाकई कवानीन को तोड़ा गया। तोशाखाना कोई किसी के घर की कोई जाती मिरास या मलकियत नहीं है, इसके कवानीन मौजूद हैं। फिर ये जो बात आप कर रहे थे अभी फैसल भाई से, बात यह है कि अवाम जो है वो तो बेचारे मजलूम हैं, वो उनको रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया गया, वो नहीं बनी। फिर एक पार्टी ने उनको एशियन टाइगर का कहा, फिर कर्ज उतारो मुल्क संवारो हो जाएगा, वो भी ना हुआ। फिर एक पार्टी ने कहा कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, 3 इलेक्शन इसी नारे पर लड़ी, ना रोटी मिली, ना कपड़ा, ना मकान मिला। तो किधर गए ये सारे नारे? एक दूसरे पर तनकीद आप लोग करते हैं, अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि हम क्या करते रहे। भाई मैं देखूं अगर एज ए न्यूट्रल पर्सन तो पाकिस्तान के अवाम सबसे ज्यादा मजलूम है, क्योंकि तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको धोखा दिया। तो ये देखने की बात है, ऐसी तनकीद करने से आप गुरेज करें। अगर आप अपने अंदर झांकें तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि उधर दुरुस्तगी कर ली जाए ताकि आइंदा आप अवाम को बेवकूफ ना बनाएं। एब्सोल्युटली राइट। बात कर लो जी कुंडी साहब कह दीजिएगा एक जुमले में प्लीज। शुएब साहब ने बहुत तज्जिया किया पॉलिटिकल पार्टीज का, रोटी कपड़ा मकान का जिक्र किया, बाकी पार्टियों किया। मैं तो सिर्फ अब तक कहूंगा, आप हमें बताएं कि जमहूरियत में हमें रोटी कपड़ा मकान को कितनी बार हुकूमत मिली, कितने अरसे के लिए मिली। ये तज्जिया अच्छा होता कि वो 11 साल मर्द मोमिन मर्द हक का भी तज्जिया करते और 9 साल जो एहतसाब के नाम पर आए थे उनका भी तज्जिया करते कि उन्होंने क्या दिया। वो 11 साल लगातार रहे हुक्मरान और दूसरा 9 साल हुक्मरान रहा, जिसने कहा कि मैं एहतसाब करूंगा, फिर सियासत शुरू की, फिर पार्टियां तोड़ी, फिर पार्लियामेंट में आके मुक्के ला रहा है। तो उन्होंने क्या डिलीवर किया? हम तो पॉलिटिकल पार्टीज को तो इस मुल्क में अगर आप देखें तो बहुत कम स्पेस मिलता है, और जो आ जाते हैं 11-11 साल लगातार और 9-9 साल लगातार,
तो भी सबके सामने कि उन्होंने क्या डिलीवर मेरे किया। ख्याल में भी अवाम कुंडी साहब आपका पॉइंट भी है, और हम डिबेट से जरा ड्रैग हो रहे हैं, और इस अगर हम डिटेल में चले जाएंगे ना तो फिर हमें पूरे 73 साल का इंतजार करना पड़ जाएगा, जिसके लिए 1 घंटा बहुत कम है। तो हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद थे, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच बड़ी ज़बरदस्त थी, वर्चुअल खिताब था, बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन साथ साथ इस सारी डिटेल डिस्कशन में फ़ारूक हबीब साहब पहले पार्ट में थे, बाकी लोग मौजूद थे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे सामने आई है वो ये है कि फैसल करीम कुंडी साहब ने बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तमाम अपोजिशन को इस फोरम से दावत दे दी है कि आप आएँ और हमारे साथ चलें, हम सब साथ मिलने को तैयार हैं। काफ़ी दिनों के बाद ये चीज़ सामने आई है। इट्सेल्फ इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी। आज की इस डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।